तो हमने ये देख लिया यहाँ पे कि ई वेक्टर और डी एस वेक्टर दे आर इन द सेम डायरेक्शन, यानी ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच में एंगल हो गया 0। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डी एस इज गिवन बाई, ये जो हमारा स्मॉल एरिया एलिमेंट था इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो होगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो आपको पता ही है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो तो आप उसको ए बी कॉस थीटा लिखते हो, तो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर हो जाएगा ई डी एस कॉस 0, क्योंकि ई वेक्टर और डी एस वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया ई गुणा डी एस। तो ये तो आया हमारे पास स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्मॉल एरिया एलिमेंट। हमें तो निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, क्योंकि ये जो स्फीयर है ये हमारा क्लोज सरफेस है, गॉसियन सरफेस है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इज गिवन बाई, तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और आप जानते हैं इस इंटीग्रेशन में यहाँ पे सर्कल का मतलब है ओवर द क्लोज सरफेस। तो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर की जगह ई डी एस लिख दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप में ई की जगह वैल्यू रख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ अपॉन आर स्क्वायर। आप लोग जानते हैं कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो जो कांस्टेंट चीज़ें हैं वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती हैं। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। क्यू चार्ज है वो सभी एरिया एलिमेंट के लिए सेम होगा, इसलिए ये भी बाहर आ जाएगा। आर एरिया एलिमेंट की दूरी है, तो कोई भी एरिया एलिमेंट लोगे तो वो स्फेयर पे लोगे, सेंटर से स्फेयर पर लिए गए किसी भी एरिया एलिमेंट की दूरी आर ही होगी, इसलिए आर भी कांस्टेंट है। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ अपॉन आर स्क्वायर, ये सारे यहाँ पे कांस्टेंट थे इसलिए बाहर आ गए, और इंटीग्रेशन होगा केवल डी एस का। डी एस का इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि जो आपने फिगर लिया है, जैसे आपने स्फेयर लिया है, तो इसके इंटीग्रेशन का मतलब है कि जो स्फेयर है उस पर छोटे छोटे एरिया एलिमेंट लेकर उनको आपस में जोड़ देना। तो अगर हम उसको जोड़ेंगे तो उस स्फेयर का पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इस इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा उस स्फेयर का सरफेस एरिया, जो फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या वो अपॉन आर स्क्वायर तो था ही। इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो फाई ई इज इक्वल टू आ गया आपके पास क्या हुआ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हैंस गॉस लॉ इज वेरीफाइड। तो इस तरह से हमने गॉस लॉ को वेरीफाई कर दिया है। अब स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो गॉस लॉ से रिलेटेड है, हमें ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट चेंज बाय चेंजिंग द साइज एंड शेप ऑफ द गॉसियन सरफेस अनटिल द चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस विल चेंज। ये कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो उसका साइज और शेप को चेंज कर देने से तब तक चेंज नहीं होता जब तक कि उस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज चेंज नहीं होता। मतलब सीधी सी बात ये है कि जो टोटल फ्लक्स है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, डिपेंड करता है टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस या क्लोज सरफेस। हमने कहीं जिक्र नहीं किया कि वो क्लोज सरफेस किस शेप का होना चाहिए, तो उसका साइज कुछ भी हो चाहे उसकी शेप कुछ भी हो, उसके फ्लक्स पे तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कि कोई नया चार्ज उस सरफेस के अंदर ना आ जाए और या कोई अंदर का चार्ज बाहर ना चला जाए। जब तक उसके अंदर का चार्ज सेम रहेगा तब तक उसके साइज शेप पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक चार्ज है उसके चारों तरफ स्फेयर है, स्फेयर के थ्रू फ्लक्स इतना है, अगर हम स्फेयर का रेडियस डबल कर देंगे तो फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आंसर होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका सिर्फ साइज़ आपने डबल किया है, उसके अंदर जो चार्ज है वो तो पहले भी उतना ही था बाद में इतना ही था, इसलिए फ्लक्स चेंज नहीं होता। तो फ्लक्स है वो साइज और शेप पे तब तक डिपेंड नहीं करता जब तक कि उसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो चेंज ना हो जाए। नेक्स्ट है गॉस लॉ इज वैलिड फॉर एनी क्लोज सरफेस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स साइज एंड शेप। जो हमने गॉस लॉ पढ़ा है उसकी जानकारी है ना कि इस क्लोज सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स बराबर है 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस।
ये जो जानकारी है ये वैलिड है हर क्लोज सरफेस के लिए, चाहे उसका साइज कुछ भी हो, चाहे उसकी शेप कुछ भी हो। तीसरा पॉइंट है गॉसियन सरफेस शुड बी अकॉर्डिंग टू सिमेट्री ऑफ द फील्ड, दैट इज गॉसियन सरफेस इज चोजन सच दैट द वैल्यू ऑफ ई सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ द गॉसियन सरफेस। जब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आगे करेंगे तो आप देखोगे कि अलग अलग सवाल में हम अलग अलग शेप का गॉसियन सरफेस लेते हैं। जैसे अभी किया उसमें हमने स्फेरिकल लिया था, कुछ में सिलेंड्रिकल भी लेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी प्रॉब्लम में जो गॉसियन सरफेस होता है वो हम इस तरह से लेते हैं कि वो उस सवाल की सिमेट्री के हिसाब से डिसाइड होता है। जैसे आपको याद होगा कि पॉइंट चार्ज के है ना स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, इसलिए स्फेयर माना। तो गॉसियन सरफेस हमेशा ऐसा लिया जाता है कि उसके हर एक पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू सेम हो। एक वीडियो और बनाएंगे स्टूडेंट्स।